हेलो बच्चों, एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट और किरचॉफ्स लॉ के टाइप बता दिए थे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि बहुत ज़्यादा जब बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा सा एक बोरिंग एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाता है और कंसंट्रेशन लूज़ हो जाता है ना। तो इस वजह से फर्स्ट लॉ को अब हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि लॉ ऑफ जंक्शन किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। बोर्ड पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जो लैंग्वेज है किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ की जो लैंग्वेज है वो मैंने लिखा हुआ है। क्या है लैंग्वेज? द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, इस लैंग्वेज में बच्चों दो चीज़ें आपको समझनी है। एक तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक सम एंड व्हाट इज़ जंक्शन। जंक्शन क्या होता है और अलजेब्रिक सम से हमारा क्या मतलब होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम कुछ खास नहीं है। अलजेब्रिक सम हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, देखो सम माने तो एडिशन ही होता है, सम माने तो चीज़ों को ऐड करना ही होता है। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक सम का मतलब होता है एडिशन विद डायरेक्शन। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्शन के साथ ऐड करते हैं तो हम वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? अलजेब्रिक सम। अब डायरेक्शन के साथ ऐड करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो बच्चों एक चीज़ सोचो, तुमने कूलम्स लॉ पढ़ा है। ठीक है, कूलम्स लॉ में हमने कौन सा फोर्स कैलकुलेट किया है? कूलम्स लॉ में हमने चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शनल और रिपल्सिव फोर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है, अगर हमारे पास एक चार्ज है और इसके आसपास खूब ढेर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, खूब ढेर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसके आसपास प्रेजेंट हैं। अब मान लो ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो इसके आसपास जो ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो जो पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं वो इस पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं वो इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे? अट्रैक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर कुछ फोर्सेस अट्रैक्शनल अप्लाई होंगे और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई होंगे। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अट्रैक्शनल और रिपल्सिव का सम निकालना पड़ेगा। तुम्हें अट्रैक्शनल और रिपल्सिव को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास खूब ढेर सारे पॉजिटिव हैं, खूब ढेर सारे नेगेटिव हैं। पॉजिटिव उसको रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने एज अ टीचर पूछा व्हाट इज़ द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें रिपल्सिव और अट्रैक्शनल फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। जब तुम रिपल्सिव और अट्रैक्शनल फोर्स को ऐड करोगे वो एडिशन तुम्हारा एडिशन विद डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम अट्रैक्शनल फोर्स को पॉजिटिव लोगे तो रिपल्सिव फोर्सेस को क्या लोगे? नेगेटिव। और अगर तुम रिपल्सिव फोर्सेस को पॉजिटिव लोगे तो अट्रैक्शनल फोर्स को क्या लोगे? नेगेटिव। अंडरस्टूड? मीन्स जब हम कभी इस कंडीशन में फंसते हैं कि एक डायरेक्शन अलग है, दूसरा डायरेक्शन अलग है, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है। जब हम इस तरीके से कोई चीज़ ऑपरेट करते हैं उस एडिशन को बोला जाता है एडिशन विद डायरेक्शन। अंडरस्टूड? ठीक है, अब बच्चा जंक्शन क्या होता है? तो जंक्शन कुछ खास नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर खूब ढेर सारे वायर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा पॉइंट है किसी सर्किट में जहां पर खूब ढेर सारे वायर्स कनेक्टेड हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। किसी भी सर्किट में अगर कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें मिले जिस पॉइंट पे खूब ढेर सारे वायर्स कनेक्टेड हों, तो उस ढेर सारे वायर्स जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये एक जंक्शन है, यहाँ पर खूब ढेर सारे वायर्स कनेक्ट हैं और ये किसी सर्किट का पार्ट है। तो होगा क्या? होगा ये कि इस जंक्शन पे जो ढेर सारे वायर्स कनेक्टेड हैं बच्चों, उन वायर्स में कुछ वायर्स में करंट जो है वो जंक्शन के तरफ आ रही होगी
जैसे मान लो I1 जंक्शन की तरफ आ रही है, I2 जंक्शन की तरफ आ रही है, I3 जंक्शन की तरफ आ रही है, और हो सकता है कुछ करंट जंक्शन से दूर जा रहे हों, जैसे I4 जंक्शन से दूर जा रहा है, I5 जंक्शन से दूर जा रहा है। अब होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सारी करंट्स जा ही रही हों, ऐसा भी हो सकता है कि सारी करंट्स आ ही रही हों, बट अपनी चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैंने कुछ करंट्स को जंक्शन की तरफ भेजा है और कुछ करंट्स को जंक्शन से दूर भेजा है, ठीक है। तो अब जो करंट्स जंक्शन की तरफ आ रही हैं ना, जो जंक्शन के तरफ आ रही हैं, जिनका एरो जंक्शन की तरफ है, उन करंट्स को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग करंट्स। कौन सी करंट्स बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग करंट्स। और जो दूर जा रही हैं उनको हम कौन सी करंट्स बोलते हैं? डाइवर्जिंग करंट्स बोलते हैं, ठीक है। जंक्शन के तरफ आने वाली करंट्स कन्वर्जिंग और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स डाइवर्जिंग। हमारी बुक का रूल क्या कहता है? अगर हमें इन सारी करंट्स को ऐड करना है, अलजेब्रिक सम निकालना है, अलजेब्रिक सम का मतलब एडिशन विद डायरेक्शन, तो हमारी बुक का रूल क्या कहता है? हमारी बुक का रूल कहता है कि कन्वर्जिंग करंट्स हमेशा पॉजिटिव लेनी चाहिए और डाइवर्जिंग करंट्स हमेशा नेगेटिव लेनी चाहिए। ये हमारी बुक का रूल कहता है। हमारी बुक के हिसाब से जो कन्वर्जिंग करंट्स हैं उन्हें आप पॉजिटिव साइन के साथ यूज़ करें, जो डाइवर्जिंग करंट्स हैं उन्हें आप नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करें। तो एक काम करता हूँ, मैं बुक को ही फॉलो कर लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना आइडिया देता हूँ। तो चलो ठीक है, मैंने बुक को फॉलो कर लिया। कन्वर्जिंग करंट्स आर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग करंट्स आर नेगेटिव। ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, समेशन I इज़ इक्वल टू 0, यानी कि सारी करंट्स को डायरेक्शन के साथ ऐड करना है, फिर राइट हैंड पे क्या लिखना है? 0। तो कन्वर्जिंग करंट्स आर पॉजिटिव। कौन कौन सी करंट्स कन्वर्जिंग हैं? I1, I2, I3 कन्वर्जिंग हैं, तो I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव, ठीक है। I4 और I5 डाइवर्जिंग हैं, नेगेटिव, I4 नेगेटिव, I5 नेगेटिव। कन्वर्जिंग के साथ प्लस का साइन काउंट किया, डाइवर्जिंग के साथ माइनस का साइन काउंट किया, सबको ऐड कर दिया, राइट हैंड पे क्या पुट किया? 0। अब अगर थोड़ी सी हम मैथमेटिक्स लगाएं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 और I4 और I5 जब इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड पे लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि लेफ्ट हैंड पे लिखा है सम ऑफ कन्वर्जिंग करंट्स, ठीक है। और राइट हैंड पे बच्चों क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड पे I4 और I5 का सम है, यानी कि ये लिखा हुआ है सम ऑफ डाइवर्जिंग करंट्स। तो हमारे किरचॉफ्स लॉ का बेसिक क्या है कि किसी भी जंक्शन पर जो कन्वर्जिंग करंट का सम होता है वो डाइवर्जिंग करंट के सम के बराबर होता है, ठीक है। अब मान लो बाय चांस हम भूल गए, हमारे दिमाग से निकल गया कि यार सर ने तो बताया था कि कन्वर्जिंग पॉजिटिव होती हैं, डाइवर्जिंग नेगेटिव होती हैं। मान लो तुम ये भूल गए और तुमने उल्टा कर दिया, तुमने डाइवर्जिंग को ले लिया पॉजिटिव और कन्वर्जिंग को ले लिया नेगेटिव, ठीक है। I1, I2, I3 को तुमने नेगेटिव ले लिया और I4, I5 को तुमने पॉजिटिव ले लिया। अब जब ट्रांसफ़र करोगे तो बच्चा आएगा तो वही I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, मीन्स यही फॉर्म तो आ रही है। तो अगर मैं रूल ना फॉलो करूं, मैं ये भूल जाऊं कि कन्वर्जिंग करंट्स को पॉजिटिव लिया जाता है, डाइवर्जिंग करंट को नेगेटिव लिया जाता है, तो क्या हमारी इक्वेशन गलत आई है? आई तो वही है, सम ऑफ कन्वर्जिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ डाइवर्जिंग करंट। मीन्स हमें मिला तो फाइनली वही ना कि आने वाली करंट्स का सम जाने वाली करंट्स के सम के बराबर ही तो मिला। तो हमें क्या ज़रूरत है इस फार्मूले को या इस टेक्निक को लर्न करने की? हमारा सिंपल सा तरीका है, अगर हम कन्वर्जिंग को पॉजिटिव लेते हैं तो डाइवर्जिंग को नेगेटिव ले लें, और अगर हम डाइवर्जिंग को पॉजिटिव लेते हैं तो कन्वर्जिंग को नेगेटिव ले लें, ठीक है। चाहे जैसे करो,
किरचॉफ्स लॉ जो होते हैं ये सेल्फ एडजस्टिंग लॉज होते हैं, ये किसी भी तरीके से गड़बड़ नहीं होंगे अगर आपका मेथड ऑफ ऑपरेशन एकदम करेक्ट है। अगर आपके दिमाग में ये है कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो किरचॉफ लॉ आपके इस लॉजिक को खुद से एडजस्ट कर लेगा। किरचॉफ्स के दोनों लॉज सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक्स को ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि अट्रैक्शनल पॉजिटिव तो रिपल्सिव नेगेटिव, रिपल्सिव पॉजिटिव तो अट्रैक्शनल नेगेटिव, ठीक उसी तरीके से अगर कन्वर्जिंग पॉजिटिव तो डाइवर्जिंग नेगेटिव, अगर डाइवर्जिंग पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग नेगेटिव। किरचॉफ लॉ खुद से इस चीज़ को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अब बच्चा, अगर तुम ये सीख गए कि किसी जंक्शन पर कन्वर्जिंग करंट का सम डाइवर्जिंग करंट के बराबर होता है, अगर तुमने इस चीज़ को सीख लिया तो हम एक क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें। जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जैक्टली क्या वाकई में जो हमने पढ़ा है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम अप्लाई करते हैं, क्या हम अप्लाई करते हैं, ये एक बड़ा सा वायर है, ठीक है, ये एक बड़ा सा वायर है, यहाँ से करंट आ रही है जिस करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, ठीक है। फिर एक वायर ये निकला है, एक वायर ये निकला है और ये है, ठीक है। यहाँ से एक वायर निकला है, यहाँ से एक वायर निकला है और यहाँ पर एक वायर और ऐड हुआ है जिसमें करंट आ रही है 2 एम्पियर, ठीक है। I1 I2, ठीक है। अब ये I3 I4 I5 इतनी करंट्स आपसे पूछी जा रही, मीन्स आपसे, आपको ये डायग्राम दिया गया और आपसे ये पूछा जा रहा है कि I1 I2 I3 I4 और I5 की वैल्यू क्या है। आपसे ये सिंपल सा एक क्वेश्चन किया गया, ठीक है। तो बच्चा कैसे कैलकुलेट करें, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। द सम ऑफ कन्वर्जिंग करंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डाइवर्जिंग करंट। इस लैंग्वेज में भी आप किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को बोल सकते हो। तो द सम ऑफ कन्वर्जिंग करंट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ डाइवर्जिंग करंट। तो हम कहीं किसी एक एंड से पकड़ के चलें, कहीं से भी पकड़ लें। मैंने इस जंक्शन को देखा, ठीक है, इस जंक्शन पे जब मैंने देखा तो इस जंक्शन पे कन्वर्जिंग करंट कौन सी है, जंक्शन की तरफ कौन सी करंट आ रही है 10 एम्पियर, और डाइवर्जिंग करंट कौन कौन सी हैं 6 एम्पियर और I3। हमने सीखा क्या है, द सम ऑफ कन्वर्जिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ डाइवर्जिंग करंट, यानी कि डाइवर्जिंग करंट का सम 10 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। तो 10 में से जब 6 निकल गया तो इधर कितना बचा 4 एम्पियर। अब देखो 6 + 4 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, यानी कि I3 की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, ठीक है। I3 जब यहाँ पर पहुँची, I3 जब यहाँ पर पहुँची तो फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स में डिवाइड दिखाई पड़ रहा है। I3 जब यहाँ पर पहुँची तो इस जंक्शन पर I3 कन्वर्जिंग है और I4 और 2 एम्पियर क्या हैं, डाइवर्जिंग है। तो अब इन दोनों का सम I3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, और उस 4 एम्पियर से जब 2 एम्पियर निकल गई तो कितनी बचेगी 2 एम्पियर, यानी कि I4 की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर, ठीक है। अब आगे चले, इस जंक्शन पे आए तो इस जंक्शन पे 2 करंट्स कन्वर्ज हो रही हैं। एक तो ये 2 एम्पियर की कन्वर्ज हो रही है, एक ये 2 एम्पियर की कन्वर्ज हो रही है। तो 2 + 2 कन्वर्जिंग करंट का सम कितना हो गया 2 + 2 4 एम्पियर, और ये एक डाइवर्जिंग करंट है, यानी कि I5 की वैल्यू भी कितनी हो गई 4 एम्पियर। इज इट क्लियर? ऊपर की तरफ जरा देखो, 6 एम्पियर जब यहाँ पर पहुँचेगी तो 6 एम्पियर को 2 पार्ट्स में ब्रेक होना है। इस जंक्शन पे कन्वर्जिंग करंट 6 एम्पियर की है, डाइवर्जिंग करंट एक है 4 एम्पियर की, दूसरी है I2।
तो डाइवर्जिंग करंट्स का सम कन्वर्जिंग करंट के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स अगर 6 एम्पियर से 4 एम्पियर निकल गई तो यहाँ पे कितनी बची, 2 एम्पियर, यानी कि I2 भी कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। 4 एम्पियर जब ऊपर गया तो 4 एम्पियर से 1 एम्पियर निकल गया, तो ये कितना बचा, 3 एम्पियर। हमने सारी अननोन करंट्स को किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कैसे, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 10 एम्पियर था, 2 पार्ट्स में ब्रेक होना था, एक पार्ट 6 एम्पियर था तो दूसरा पार्ट कितना हो गया, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर जब यहाँ पे आया तो 4 एम्पियर से 2 एम्पियर निकल गया, तो इसमें कितना बचा, 2 एम्पियर। इस जंक्शन पे 2 एम्पियर में 2 एम्पियर जुड़ गया तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 एम्पियर। नीचे का सर्किट सॉल्व। ठीक है, ऊपर 6 एम्पियर जब गया उसमें से 2 एम्पियर निकल गया, तो अब कितना बचा, 4 एम्पियर। 6 में से 2 निकला तो कितना बचा, 4 एम्पियर। 4 जब ऊपर गया तो उसमें से 1 निकल गया तो कितना बचा, 3 एम्पियर। इस तरह से हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि पहले मैं किरचॉफ्स लॉ आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। आफ्टर दैट जो उनके कुछ टिपिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में 3 प्रॉब्लम्स हैं जो एनसीईआरटी डिस्कस करती है, वो प्रॉब्लम्स हम आपसे अलग से डिस्कस कर लें। जैसे शॉर्टेस्ट पाथ थ्योरी बोला था मैंने फर्स्ट वीडियो में, तो शॉर्टेस्ट पाथ थ्योरी पर बेस्ड क्यूबिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो मैं किरचॉफ्स लॉ मैंने फर्स्ट लॉ आपसे डिस्कस किया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आफ्टर दैट मैं अभी अगले वीडियो में किरचॉफ का सेकेंड लॉ डिस्कस करता हूँ, उसमें आपको कंफर्टेबल करता हूँ, फिर मैं आपसे किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस डिस्कस करता हूँ। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो ठीक है, अब अगले वीडियो में हम किरचॉफ के सेकेंड लॉ को आपसे डिस्कस करेंगे। आराम से इसकी प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं करंट को डिवाइड करो, क्योंकि क्वेश्चंस में किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन से ज़्यादा करंट का डिवीज़न इम्पॉर्टेंट होता है। ओके बच्चों, प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड लॉ डिस्कस करते हैं। थैंक यू।